बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पोटेंशियल फॉर फिजिक्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10th साइंस का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए बच्चों, 10th साइंस का आप लोग सिलेबस देख चुके होंगे। तो हम साइंस को अगर हम देखें तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर? तो मैं आज बात कर रहा हूँ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर? फिजिक्स में अगर हम देखें तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वो हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस अगर कई बार बच्चों से मजाक में पूछ लो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी कह दो तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, कोई कहता है सर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, बिजली आई, बिजली गई। ठीक है, बिजली। क्लियर? कोई कहता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कोई कहता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो हर बच्चों का अलग अलग आंसर होता है। तो हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ से, देखें अभी भी आप जिस रूम में बैठे होंगे ऊपर फैन चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं स्विच को अगर ऑफ कर दूं तो क्या फैन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बल्ब है, अगर मैं फैन को ऑफ कर दूं तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। फैन स्विच को ऑन कर दूं तो बल्ब जलने लग जाएगा, स्विच को ऑफ कर दूं बल्ब ऑफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक फैन है, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, चाहे आपके पास ट्यूबलाइट है, चाहे आपके पास फ्रिज है, चाहे आपके पास कूलर है, एसी है, किसी भी अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। क्लियर हो गया? अब भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर हम बल्ब देखें, बल्ब हमें क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी दे रहा है। फैन आपको क्या कर रहा है? मैकेनिकल वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये क्या कर रहे हैं? मींस एक एनर्जी हमें दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास लाइट एनर्जी हमें मिल रही है, मैकेनिकल वर्क हमें मिल रहा है। तो ये वर्क किससे मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से मिल रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी किसका सोर्स है? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सिंपल सा आप समझ लें, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी? इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिसिटी किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे आती है? ठीक है, इस सब को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे हैंड पे कॉम्ब है, और ये कॉम्ब को मैं पेपर के पीसेस, बचपन में आप लोगों ने किया होगा, प्लास्टिक के स्केल से भी हम लोग करते हैं, कॉम्ब से करते हैं। तो मैं इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा हूं तो अभी ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब मैं अगर इसी कॉम्ब को हेयर्स में रब करूं, ड्राई हेयर्स में रब करूं, ठीक है, तो ये क्या करने लगता है? इस पेपर के पीसेस को देख पा रहे होंगे आप, ऊपर को खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, ये क्या करने लगता है? ये ठीक है, चिपक भी गया ये। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। भाई जब हम इसको पहले रबिंग करने से पहले हम अट्रैक्ट कर रहे थे तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। जब हमने इसको रब किया तो ये इस पेपर के पीसेस को क्या करने लग गया? अट्रैक्ट करने लग गया। क्लियर हो गया? ऐसी बॉडी, कैसी बॉडी? जैसे कॉम्ब है, ऐसी बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी को, लाइक बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, या रिपेल भी कर सकती है। अट्रैक्ट करती है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी कहते हैं। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। ठीक, तो यहां से आप समझ लें व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज, नोट कर लें आप लोग, इट इज एन इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक जो हिडन थी उसके अंदर, इट इज एन इंट्रेंसिक property of any body due to which it attract or it show electric behavior, okay, is called electrically charged body। समझ गए?
अब देखो बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है, आपने देखा होगा क्लाउड्स जब आपस में रब करते हैं तो लाइटनिंग होती है। क्लियर हो गया? चार्ज का ही एग्जांपल है। लाइटर है, लाइटर में आप क्लिक करते हो, है ना, दो स्टोन रब करते हैं तो उससे लाइट निकलती है। दैट इज क्लियर। ऐसे ही देखो आप कई बार क्या होता है, आपने एग्जांपल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम लोग सोफे में बैठे रहते हैं, सोफे में बैठे बैठे हमारी बॉडी सोफे से रब होती है और उसके बाद जैसे ही हम ग्राउंड पे, फ्लोर पे बिना स्लीपर्स पहने हुए अगर टच करते हैं तो एक जर्क सा लगता है, करंट लगता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पे चार्ज आया था और वो चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो किया, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट शो इलेक्ट्रिक बिहेवियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर का मतलब इट विल अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ बॉडी, या उसको रिपेल करेगा, या क्या करेगा, इट विल शो द इलेक्ट्रिक फोर्स। मींस ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इस चार्ज को हम, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है, व्हाई द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ऑन बॉडी, व्हाई चार्ज क्यों डेवलप हो रहा है, समझ गए? तो इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा डिटेल में कि इलेक्ट्रिक किसी भी बॉडी में चार्ज क्यों डेवलप होता है। ठीक है भाई, जब भी हम किसी बॉडी को रब कर रहे हैं, जैसे कॉम्ब का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, जब हम किसी बॉडी को रब कर रहे हैं तो उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, सॉरी, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, चाहे उस बॉडी से बाहर जा रहे हैं या उस बॉडी में इन आ रहे हैं, तो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज टेक प्लेस इन एनी बॉडी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया बट बाय द चार्जिंग इज टेक प्लेस, इट इज ड्यू टू द, या इट इज बिकॉज ऑफ, या ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो किसी भी बॉडी में चार्ज डेवलप होता है। क्लियर हो गया? अब यहीं पर हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो क्यों इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया? अब अगर किसी बॉडी से, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में क्या आ रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। अब अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा आपको एटम को समझा देता हूं। तो किसी भी अगर हम एटम को देखेंगे तो एटम पे हमारे पास क्या होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे आपको पता है उसके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके बाहर चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं फ्री ऑर्बिट्स में। क्लियर? यस और नो? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, आपने ऐसा पढ़ा था कुछ। क्लियर? अब अगर इसमें देखो बेटा, किसी भी एटम में देखें तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ा था ना 11th में, एटम चैप्टर था आपका। जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच चार्ज एटम हैज, तो एटम के पास कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, नो चार्ज। एटम के पास कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में क्या माना, हमारे पास सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज इट इज अ बॉडी, और ये, ठीक है, सपोज हमारे पास एक बॉडी है ये ए, इट इज अ बॉडी ए एंड इट इज अ बॉडी बी। क्लियर? ठीक है, अभी क्या है बेटा, इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्लियर? हमने सपोज मान लिया इट हैविंग नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, और ये एक एटम है हमारे पास, इसमें मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है 17। क्लियर हो गया? हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर डाल दिया। क्लियर? तो भाई अब यहां मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और इसके पास प्रोटॉन कितने हुए, 11 ही रहे। और इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पे कितने हो गए, +1 हो गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। और प्रोटॉन इसके पास कितने रहे, 17 ही रहे। क्लियर? तो यहां पे क्या बढ़ गया, यहां पे क्या आ गया, किसका नंबर बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? और इस बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, देखो यहां पे प्रोटॉन 17 ही, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया? तो किसी भी बॉडी में ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस टेक प्लेस। क्लियर हो गया? और किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन इन होंगे, अंदर आएंगे, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, जहां जाएगा नेगेटिविटी फैलाएगा। क्लियर हो गया? गंदा जो होगा वो हमेशा गंदगी फैलाएगा, अच्छा जो होगा हमेशा अच्छा ही फैलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां नेगेटिविटी फैलाएगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इधर क्या हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जहां लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? तो एक बात तो और भी हमें आंसर मिल गया, एक तो 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, व्हाई द चार्जिंग इज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या मिल गया, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? यस और नो? अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। देखो बेटा, एक चीज तो आप लोग ध्यान रखेंगे, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस देन मास इज ऑल्सो चेंज। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या होता है, अपना मास है, वो बाहर जा रहा है तो उतना मास डिक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब आता है मास डिक्रीज होता है, नेगेटिव जब चार्ज आता है मास इंक्रीज होता है। ठीक है, एनटीएससी और अदर एग्जाम्स में आप यूज भी कर सकते हो इस रिलेशन का, मैं आपको बता दे रहा हूं। कितना चेंज इन मास आएगा, चेंज इन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, वो कितना होते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर हो गया? तो ये चेंज इन मास आ जाएगा। क्लियर? इट इज द चेंज इन मास। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज क्लियर। हाउ द व्हाई द चार्ज इज developed on any body due to the transfer of electron. How many types of charge? Charge is 2 types, positive charge and negative charge. Now question is that how can we develop the charge on any body? देखो भाई, हमें चार्ज डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। मींस हम कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी बॉडी में, किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन से तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो कितने, पहला हमारे पास होता है फ्रिक्शन। कौन सा मेथड होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन वी रब्ड 2 बॉडीज, हम 2 बॉडी को आपस में रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक में जितना एक से एक इलेक्ट्रॉन इस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे में नेगेटिव आ जाएगा। तो एक तो आपके पास कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, बाय फ्रिक्शन। अगर हम बॉडी को आपस में रब कर दें तो ड्यू टू द रबिंग द चार्जिंग इज टेक प्लेस। क्लियर हो गया? बट आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्रिक्शन होगा तो एक बॉडी में जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी बॉडी में ही उतना नेगेटिव चार्ज होगा। फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन, जैसे कॉम्ब को रब करना। क्लियर? क्लॉथ को हम रब कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क में क्लॉथ में रब करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें उनमें क्या हो जाएगा, चार्जिंग आ जाएगी। दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा हमारे पास होता है बेटा चार्जिंग बाय, बोथ, इसमें ध्यान रखना है, बोथ गॉट इक्वल बट अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। क्लियर? सेकंड हमारे पास होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन।
कंडक्शन, DUCTION, कंडक्शन। ओके, व्हाट इज द कंडक्शन? अगर आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी है, इस पर चार्ज है, आपने इसको अनचार्ज बॉडी के साथ टच करा दिया, तो चार्ज इससे इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। व्हेन एनी अनचार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ चार्ज बॉडी, देन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं तो दोनों बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? सपोज इस पे इनिशियली क्यू चार्ज था, इस पे 0 था, तो अब कितना चार्ज हो जाएगा? Q/2, Q/2, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड मेथड इज, डियर चिल्ड्रन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बोलते हैं अगर आपके पास एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उसके नियर आप किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को लेके आ जाते हैं। नियर, टच नहीं कराना है, अनचार्ज बॉडी को नियर लेके आना है। समझ गए? जैसे किसी खाने की चीज को देख के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही एक चार्ज बॉडी के नियर आपने क्या लेके आ गए? अनचार्ज बॉडी को लेके आ गए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है? और उस फिनोमेना को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द इंडक्शन बोथ गॉट दिस बॉडी, ये तो पहले से ही चार्ज थी, तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट कैसा चार्ज डेवलप होगा? अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देयर आर 3 मेथड्स, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन शॉर्ट में क्लियर है आपको? ठीक है? आपको 10th को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 12th में आप लोग ये चीजें फिर से दोबारा पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? Now these are the 3 methods of charging. That is clear? Now question, हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड रहती है, ठीक है बेटा? तो चार्ज आपको मैंने बता दिया, तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो चार्ज की बेटा कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है? सिमिलर चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर लाइक चार्ज है मींस प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको इधर को पुश करेगा, ये इधर को पुश करेगा, रिपेल करेंगे। ऐसे अगर बोथ नेगेटिव है तो तब भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्लियर? अगर एक प्लस है और दूसरा नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। That is clear? First, okay. Second important property, charge is always conserved. Conserve का मतलब समझते हो? एक definition बचपन में पढ़ी होगी। Cannot be created nor be destroyed, only transfer from one body to another body. Okay? तो charge cannot be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body. क्लियर हो गया? तो चार्ज देखो, आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कॉम्ब था, तो इन केस ऑफ कॉम्ब आपको याद होगा कि बिफोर रबिंग कितना चार्ज था? नो चार्ज, पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। रब किया तो इस पे चार्ज आ गया, पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था। तो जितना इस पे चार्ज आया होगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मेरे हेयर्स पे भी आ गया होगा। तो अभी भी टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट, like charge repel each other, unlike charge attract each other. Second, charge is conserved. And third and important property is quantization of charge. Quantization. Okay? What is the quantization of charge? आप ध्यान से समझे, किसी भी जो बॉडी में चार्ज होता है बेटा, चार्ज इज an integral multiple, n is any number of charge of electron. क्वांटा मीन्स होता है पैकेट्स। चार्ज किसका पैकेट होता है? इलेक्ट्रॉन का पैकेट होता है। सपोज मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास कितना चार्ज है? ट्वाइस ऑफ ई के बराबर। ठीक है? सपोज आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास कितना चार्ज होगा? 5e के बराबर। क्लियर हो गया? चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, where n is equal to whole number 1 2 3 4 and so on. इसको बोलते हैं quantization of charge. Clear then? That is the packets of charge. That means quantization of charge. Clear? Charge is quantized होता है। ठीक है?
थर्ड हम लोग देखेंगे इस पे, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है, उससे हम देख सकते हैं, ये तो लगे हाथ देख लेते हैं। ठीक है बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुगेदरली फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COUL। कूलम इज द चार्ज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, हाउ मेनी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टुगेदरली फॉर्म, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कूलम बनाएंगे, मींस क्यू कितना दिया है आपको 1 कूलम, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो आप सिंपल सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज की जगह आप 1 रख दो, N की जगह आपके पास कैलकुलेट करना है, E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ से N इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो N इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनडली फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइनडली फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल, दैट इज क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मींस चार्ज इलेक्ट्रॉन का पैकेट होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन की वैल्यू मैंने बताया आपको 1 2 3 एंड सो ऑन हो गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद है मैथ्स में आपने 7th क्लास में आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी, तो चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इन नेचर, तो एडिटिव नेचर कहते हैं अगर हमारे पास क्या है, एडिटिव नेचर का मीन्स जैसे ये रीजन है हमारे पास है, मान लो दिस इज द प्लस Q1 चार्ज, ये मान लो माइनस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, माइनस Q4 चार्ज है। तो अगर आपसे नेट चार्ज कहा जाएगा तो वो उसका एल्जेब्रिक सम, दैट इज हम क्या ले लेंगे, प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 एंड सो। ओके, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। तो ये चार्ज की हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हमारी, दीज आर द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया बेटा। तो चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट, कौन सी यूनिट यूज होती है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर बेटा। तो ये आपके पास चार्ज से रिलेटेड कुछ आपकी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे। चार्ज पे आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक 10th में आपका इतना ही रहता है। इसके अलावा जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके पास कॉम्पिटिटिव लेवल से अभी से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर कूलम्स लॉ और कुछ चीजें आपको और मिल जाएंगी। ठीक है, उससे इसके लिए आप 12th के वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि 12th में भी जो आपके पास वीडियो है वो चैप्टर इसी पे थोड़ा कंटिन्यू, इसी का एडवांस है। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, मैं और अपनी वीडियोस आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।